हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधिका अपनी सास देविका और पति भूषण के साथ रहती है। उसकी ननद जूही की शादी हो चुकी होती है और एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है तभी राधिका उसे सुबह सुबह वीडियो कॉल करती है। तभी वो उसके माथे और गले पर चोट के निशान देखती है। जन्मदिन मुबारक हो जूही दीदी। थैंक यू राधिका। दीदी, ये क्या, आपके माथे और गले पर ये चोट के निशान कैसे? क्या हुआ है आपको? अरे कुछ भी तो नहीं राधिका, वो जब मैं दिवाली के दिन पटाखे जला रही थी ना, तब वो चिंगारी उड़ गई थी, बस उसी के निशान होंगे। घर के काम काज में मग्न होने पर ना किसे इतना याद रहता है ये सब। मैं तो अपनी शक्ल देखती भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा दीदी, आप ऑइंटमेंट लगाते रहिए। अगर ज्यादा दर्द हो डॉक्टर को भी दिखा देना, ठीक है? हाँ राधिका, थैंक यू। वैसे तुम्हारी भेजी हुई दिवाली की मिठाइयाँ खाई मैंने। सच में तुम्हारे हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो शायद ही दुनिया में किसी के हाथों में होगा। और मैंने आपकी भेजी हुई मिठाइयाँ भी खाई दीदी, मुझे वो बहुत पसंद आई। आप मुझसे कम थोड़ी हो। तभी वहाँ पर देविका भी आ जाती है। जन्मदिन मुबारक हो जूही बिटिया। थैंक यू माँ। हमेशा खुश रहो और तंदुरुस्त रहो। वैसे राधिका ने सच ही कहा है, तुम दोनों ननद भाभी के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। हाँ, तुम दोनों का कोई तोड़ नहीं खाना बनाने के मामले में। धन्यवाद माँ जी। थैंक यू माँ। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद देविका और राधिका अपने कामों में जुट जाते हैं। फिर एक दिन जब राधिका बिना बताए जूही के पास जाती है, तभी उसे उसके घर के बाहर से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मत मारो मुझे, मत मारो। अगर तूने किसी को बताया कि मेरा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर तूने इस घर को छोड़कर जाने की बात भी की, तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समझी तू? ठीक है मनीष, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज मुझे मत मारो। राधिका ये सब जानकर बहुत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। ये क्या? इसका मतलब नंदोई जी जूही दीदी पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं क्योंकि उनका कहीं और चक्कर चल रहा है और वो दीदी को अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। नहीं, आज ये भाभी अपनी ननद को बचा कर ही रहेगी। राधिका फौरन पुलिस को बुलाती है और पुलिस जूही के पति मनीष को गिरफ्तार करती है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों नंद भाभी को देख लूंगा मैं। जूही दीदी। राधिका, राधिका, आज अगर तुम नहीं होती तो ये हैवान कभी नहीं पकड़ा जाता। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, अब आप चिंता मत कीजिए। चलिए अपने घर चलिए दीदी। हाँ राधिका। राधिका अपनी ननद जूही को घर ले जाती है और जब घर पर देविका और भूषण को सब पता चलता है तब उनके होश ही उड़ जाते हैं। डॉक्टर को बुलाकर जूही की चोटों पर मरहम पट्टी की जाती है, जिसके बाद राधिका बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सही सलामत है, वरना वो राक्षस मनीष मेरी बेटी के साथ न जाने और कितना अत्याचार करता, और ये बेचारी किसी को कुछ बता भी नहीं पाती उसके खौफ के कारण। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए जूही दीदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच राधिका, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ राधिका, थैंक यू सो मच। जूही अब घर पर ही रहने लगती है और दोनों ननद भाभी मिलकर रोजाना अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाने लगते हैं। जूही दीदी, हम रोजाना इतने पूरी पकवान बना ही रहे हैं, तो क्यों ना हम घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू करें? हाँ राधिका, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ राधिका, जूही दीदी और तुम्हारे हाथ का खाना जो कोई भी खाएगा दीवाना हो जाएगा। आप दोनों मिलकर टिफिन सर्विस शुरू कीजिए। हाँ भूषण। राधिका और जूही दोनों अब साथ मिलकर कस्टमर्स की तलाश करते हैं और एक हफ्ते में ही आस पड़ोस के लोगों को मिलाकर उनके पास लगभग 15 से 16 कस्टमर्स हो जाते हैं। वो घर बैठे खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उन्हें डिलीवर करती है और इस तरह उनका ये छोटा सा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है। लेकिन ये सब देख देविका को बहुत गुस्सा आ जाता है। राधिका,
तुमने वो कढ़ाई पनीर और रायता पैक कर दिया है ना शेखावत जी के टिफिन में? हाँ दीदी, अब बस महेश काका और बीना मौसी के घर के टिफिन में सलाद काट कर भरना बाकी है। वो मैं अभी फटाफट कर देती हूँ। ठीक है। बंद करो ये सब। क्या? लेकिन क्यों माँ? हाँ माँ जी, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? चुप रहो तुम दोनों। कब से नाटक देख रही हो तुम दोनों का। अब तक चुप थी मैं, लेकिन अब नहीं। भूषण, कह दे इन दोनों ननद भाभी से कि हमारे खानदान की औरतें यूं व्यापार नहीं करती। उन्हें सिर्फ घर गृहस्थी के काम ही करने चाहिए। पैसा कमाने के लिए पति हैं। लेकिन माँ, जूही दीदी और राधिका जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के चलते कर रहे हैं। उन्हें खाना बनाना पसंद है और उसी कला को वो व्यापार में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ माँ, मैंने कह दिया सो कह दिया। हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। अभी मैं तुम दोनों का ये सारा सामान ही फेंक देती हूँ, तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। देविका, जूही और राधिका का सारा टिफिन सर्विस में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान उठाकर बाहर फेंक देती है। और ये सब देख जूही, राधिका और भूषण को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते। अब जूही और राधिका का टिफिन सर्विस का छोटा सा कारोबार रुक जाता है और वो दोनों घर पर ही रहने लगती हैं। एक दिन कॉलोनी में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया जाता है, जिसका इश्तिहार राधिका अखबार में पढ़ती है। जूही दीदी, ये देखिए, हमारी कॉलोनी में कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया जाने वाला है। हर एक प्रतियोगी अपना अपना स्टॉल खोलेगा और जिसके स्टॉल के खाने की सबसे ज्यादा बिक्री होगी वो बनेगा कंपटीशन का विनर और उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी बात है राधिका। लेकिन अफसोस, हम इस कंपटीशन में पार्ट तो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ दीदी, माँ जी के कारण हमारी टिफिन सर्विस भी बंद हो गई। काश ऐसा नहीं होता। तभी अगले दिन देविका के भाई मोहनलाल का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। मोहनलाल की उम्र लगभग 45 की थी, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की थी। वो अकेला ही रहता था। एक्सीडेंट के कारण उसे काफी अंदरूनी चोटें आती हैं और डॉक्टर सर्जरी के लिए पूरे 3 लाख रुपयों की मांग करते हैं, जिसके बाद देविका बहुत परेशान हो जाती है और वो भूषण से ये बात कहती है। 3 लाख? हाँ भूषण बेटा, तेरे मामा जी की सर्जरी के लिए उतने ही पैसे लगने वाले हैं। अगले 24 घंटों में अगर हमने पैसे नहीं भरे तो वो सर्जरी नहीं करेंगे। आप घबराइए मत माँ, मैं देखता हूँ। दोस्तों से ये या बॉस से कुछ पैसों की मदद मांगता हूँ मैं। ये सब देख जूही और राधिका दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों छुपकर उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उसमें जीत जाते हैं और उन्हें पूरे 5 लाख रुपए इनाम मिलते हैं। आखिरकार हमने कर ही दिखाया दीदी। हमारे स्टॉल के खाने की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। हाँ राधिका, होती भी क्यों ना, हम इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाते हैं। चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल जाकर ये पैसे दे देते हैं ताकि मामा जी उनकी सर्जरी शुरू हो सके। जूही और राधिका दोनों हॉस्पिटल में जाकर पैसे जमा करते हैं और मोहनलाल की सर्जरी की जाती है। थोड़े दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और तभी देविका को बहुत दुख होता है, क्योंकि जिन ननद भाभी को उसने उनके खाना बनाने से रोका था, आज उनके खाने के कारण ही उसके भाई की जान बच चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बुरी माँ और सास हूँ। तुम दोनों के खाना बनाने के व्यापार को मैंने बंद करवाया और आज तुम दोनों के कारण ही मेरा भाई सही सलामत हो चुका है। तुम दोनों अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकती हो। धन्यवाद माँ। और इस तरह जूही और राधिका दोनों ननद भाभी अपना एक बड़ा ढाबा खोलती हैं और अपने स्वादिष्ट और लज्जतदार खाने से जीवन में खूब तरक्की करते हैं। वंदना की सास उर्मिला बड़ी ही कंजूस किस्म की औरत होती है। वो हर एक चीज में कंजूसी करती रहती है। एक दिन जब वो सबके लिए नींबू पानी बनाती है, तभी वो उसमें विम बार लिक्विड मिक्स कर देती है। ये देख वंदना, उर्मिला का पति केशव और बेटा रोहित चौंक जाते हैं। अरे उर्मिला, पगला गई हो क्या? ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, सबके लिए नींबू पानी बनाने के लिए आप नींबुओं की जगह ये विम बार लिक्विड क्यों मिक्स कर रही हो? अरे वंदना बहू, देखो ऐसा है कि इतना सा भी अगर तुम्हें अकल नहीं है तो फिर क्या फायदा। अरे विम बार लिक्विड में 100 नींबुओं की शक्ति होती है, इसीलिए मैं ये विम बार लिक्विड मिक्स कर रही हूँ। उतने ही मेरे नींबुओं की बचत हो जाएगी ना। हे भगवान माँ, आप भी ना, आपकी ये कंजूसी किसी दिन हम सबको ले डूबेगी। उर्मिला, अभी तो सुधर जाओ। कब तक यूं ही अपनी कंजूसी के कारण हम सबकी नाक में दम करके रखोगी?
हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। उर्मिला का ये बर्ताव देखकर घर में सभी अपना सर पकड़ लेते हैं। एक दिन जब ढेर सारी बिजली का बिल आता है तभी उर्मिला हैरान रह जाती है और फिर वो घर में दिन रात सारी लाइट्स और फैन ऑफ करके रखती है, जिससे वंदना, रोहित और केशव बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ गर्मी हो रही है, प्लीज फैन तो ऑन कर दो, लाइट्स रहने दो। नहीं रोहित बेटा, मैं घर में फालतू का बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाहती। एक एक रुपया आज की तारीख में कीमती है। इस कलमुही करमजली वंदना को क्या कहें, ये चुड़ैल तो बस पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है। लेकिन उर्मिला, गर्मी में रह रहकर हमारी जान चली जाएगी। ओ रोहित के पापा, ज्यादा बेकार बात मत करो वरना आपकी कुटाई कर दूंगी। कह दिया ना मैंने, ना घर में फैन चलेगा ना लाइट। कंजूस मक्खी चूस कहीं की। उर्मिला की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सबके लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। एक दिन जब केशव का टूथपेस्ट पूरा खत्म हो जाता था तभी वहां पर उर्मिला बेलन लेकर आती है और केशव पूरे घर में भागने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे ये उर्मिला बेलन से मारना चाहती है। रोहित बेटा, वंदना बहू, बचाओ मुझे, अरे बचाओ। पापा, पापा। पापा जी संभल कर, पापा जी रुक जाइए। अरे ओ रोहित के पापा, भेजे में पत्थर भर गया है क्या? अरे मैं भला आपको क्यों बिना किसी कारण के मारूंगी? अगर मार खाने जैसा कोई कांड करोगे तभी तो मारूंगी ना। मैं ये बेलन लेकर आई हूँ ताकि मैं आपके इस बेजान टूथपेस्ट से जान निकाल सकूं। लाइए, इसमें अभी भी बहुत सारा पेस्ट बचा है, मैं निकाल कर देती हूँ। अरे नहीं उर्मिला, इसमें सारा पेस्ट खत्म हो चुका है। बहू, जाओ मेरे लिए वो राशन के ड्रॉर में से नया टूथपेस्ट लाओ तो जरा। जी पापा जी। आई बड़ी चुड़ैल कहीं की बरगद वाली, उधर ही अपने उल्टे पैर रोक दे। तू कहीं नहीं जाएगी। क्यों नया टूथपेस्ट निकालना है जब इसमें से निकल जाता है सब कुछ तो। उर्मिला केशव के टूथपेस्ट को बेलन से दबाकर उसमें से बचा खुचा पेस्ट निकाल कर उसके ब्रश पर लगाती है और उसे देती है। ये लो और घिसो अपने सड़े हुए दांत को। आए बड़े। ये माँ जी ना कभी नहीं सुधरेंगी। जाकर चावल चढ़ा दे और चाय बना दे, बाकी की पंचायत बाद में देख लेना, समझी तू? ठीक है। एक रोज रोहित ऑफिस जाते वक्त वंदना को कुछ पैसे देकर जाता है। ये लो वंदना, ये पैसे रखो, इनसे तुम नया मिक्सर खरीद लेना। पुराना वाला मिक्सर बिगड़ चुका है ना। ठीक है जान? ये यस जान, थैंक यू एंड लव यू। लव यू टू। मिलते हैं रात को। यस हनी, बाय। बाय स्वीट हार्ट। जैसे ही रोहित घर के बाहर जाता है वैसे ही वंदना के सामने उर्मिला अपने हाथ में एक वजनदार सिलबट्टा लेकर आ जाती है और उसने उसे इस तरह उठाया होता है मानो वो उस सिलबट्टे से सीधे वंदना का सर फोड़ने वाली हो। वंदना की डर के मारे चीख ही निकल पड़ती है। बचाओ। अरे मेरी फट्टू बहू, डर क्यों रही है? माँ जी, आपकी हंसी छूट रही है। यहाँ मेरी जान निकल गई थी अभी। ये सिलबट्टा किसका सर फोड़ने के लिए लाया है आपने? तेरा और किसका? माँ जी। अरे नहीं बाबा नहीं, डर मत। ये सिलबट्टा मैंने इसलिए लाया है ताकि तू मिक्सर ना लाए और इस पे से ही सब कुछ पीसे, इसीलिए ये पैसे तू मुझे दे दे। उर्मिला झट से वंदना के हाथ से वो पैसे छीन लेती है और अपने पर्स में रख लेती है। दोनों सास बहू में लड़ाई होने लगती है। वंदना उर्मिला से वो पैसे वापस छीनने लगती है और छीना झपटी में वो सिलबट्टा दोनों के पैर पर गिर जाता है और दोनों दर्द से कराहते हैं। ओह माँ, मर गए। अरे मर गए। किसने कहा था छीना झपटी करने के लिए, जंगली बिल्लियों की तरह? अब बैठो रोते हुए, तोड़वा ली ना अपनी टांगे दोनों ने। दोनों सास बहू अब पैरों पर पट्टी बांधकर आराम करती हैं। कुछ दिनों बाद जब उर्मिला ठीक हो जाती है तब भी वो अपनी कंजूसी कायम रखती है और बेचारी वंदना का मिक्सर की जगह सिलबट्टे पर मसाला पीस पीस कर बुरा हाल हो गया था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे जिस कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर उसके हाथों की मरहम पट्टी करते हैं। माँ बस बहुत हुआ आपका, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आपकी कंजूसी बंद कर दो वरना ना चाहते हुए भी मुझे और वंदना को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन रोहित बेटा। अरे चुप रहो तुम उर्मिला, तुम्हारी वजह से ही वंदना बहू के हाथों में छाले आए हैं। इतना बड़ा सिलबट्टा तुम दोनों के पैर पर गिरा, उसके बाद भी तुमने मिक्सर लेने नहीं दिया। कितनी बुरी बनती जा रही हो तुम कंजूसी करते करते।
उर्मिला को सभी उसकी कंजूसी के चलते खूब डांटते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं सुधरती। किसी न किसी जरिए उसे रोजाना कंजूसी करनी तो थी। कंजूसी किए बिना तो उसके गले के नीचे खाना जाता नहीं था। इसीलिए वो राशन के पैसों को बचाकर आस पड़ोस की औरतों के पास जाकर चीनी, नमक, दाल और आटा मंगाने लगती है। अरे उर्मिला बहन, आप आज फिर आ गई मुंह उठाकर। आज क्या चाहिए? नीलिमा बहन, मुझे आज थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ा आटा दे दो, और हाँ, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक भी दे दो, बस इतना ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये लो। अब हमारा दिल जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारे घर के दरवाजे पर चाहे भिखारी आए या पड़ोसी, हम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। बड़ी आई। हाँ, नहीं तो डायन चुड़ैल। नीलिमा, तेरी तो ऐसी की तैसी। बोल ले जितना बोलना है, तुझे एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे पैसों को बचाकर कंजूसी करना है, बहुत जरूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दिन अचानक से उर्मिला का बाजार से आते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जमाए हुए सारे पैसों से ही उसका हॉस्पिटल बिल भरती है। मेरे साथ बचाए हुए पैसे सारे बचाए हुए पैसे खत्म हो गए। मेरी सारी कंजूसी मिट्टी में चली गई, व्यर्थ हो गई। इसीलिए हम सब आपको दिन के 8 पहर ये बात ही समझाते रहते हैं माँ जी, कि कंजूसी करना छोड़ दो। कुछ नहीं मिलता कंजूसी करके। जिसका दिल बड़ा, उससे भगवान अपने आप सब कुछ दे देता है, और आप जैसे छोटे दिल वाले लोगों को फिर ऐसी सजा देता है। हाँ वंदना बहू, शायद तू सही कह रही है, मेरी ही गलती है। मैंने ही कंजूसी की हद पार कर दी, और आज देखो मैं बर्बाद हो गई। आज मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद उर्मिला ने कंजूसी करना छोड़ दिया, और फिर वो दिल खोलकर सारे खर्चे करती और सीमित रूप से बचत करती, और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।